शुरू करते हैं चैप्टर 36 डेबिट नोट एंट्री इन टैली ERP 9। चैप्टर 34 में हमने परचेज रिटर्न की एंट्री करना सीखा था जो डेबिट नोट में ही होती है और जिसका मतलब होता है खरीदा हुआ माल वापस रिटर्न कर देना। और इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कंपनी अगर हमें कोई स्कीम या डिस्काउंट देती है तो उसकी एंट्री डेबिट नोट में किस तरह की जाती है। शुरू करने से पहले बता देता हूं कि चैप्टर 34 और 35 में आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन रह गया था और उस कन्फ्यूजन को भी मैं इस वीडियो में दूर कर दूंगा, जिसका जवाब आपको इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। और अब आपको आगे समझने के लिए दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। फिर भी घबराइए नहीं, आपके दिमाग के घोड़े दौड़ाने में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, यानी इस तरह से समझाऊंगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैंने आपको बताया था कि डेबिट नोट में दो तरह की एंट्री की जाती है, जिसमें पहली परचेज रिटर्न की और दूसरी स्कीम एंड डिस्काउंट की। इसी तरह क्रेडिट नोट में भी दो तरह की एंट्री की जाती है, पहली सेल्स रिटर्न की और दूसरी स्कीम एंड डिस्काउंट की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों में ही स्कीम एंड डिस्काउंट कैसे, तो मैं बता देता हूँ। एक डिस्काउंट ऐसा होता है जो हमें मिलता है और उसे कहते हैं स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, और एक डिस्काउंट ऐसा होता है जो हम किसी कस्टमर को देते हैं, उसे कहते हैं स्कीम एंड डिस्काउंट गिवन। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, स्कीम एंड डिस्काउंट जो है वो दो तरह के होते हैं। एक डिस्काउंट वो होता है जो हमें ऑन द स्पॉट ही मिल जाता है, या जब हम किसी कस्टमर को माल बेचते हैं तो ऑन द स्पॉट उसे डिस्काउंट दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी कस्टमर को 1250 रुपये का आइटम बेचते हैं लेकिन वो हमें 1200 रुपये ही देता है, तो इस तरह के डिस्काउंट की एंट्री उसी वक्त ही हो जाती है जब हम सेल का बिल बनाते हैं। और ये एंट्री कैसे की जाती है वो मैं आने वाले किसी चैप्टर में आपको बताऊंगा। और एक डिस्काउंट वो होता है जो हमें कुछ समय बाद में मिलता है। जैसे मान लीजिए हमें कोई पार्टी ये टारगेट देती है कि हमसे 15 दिन में 20,000 रुपये का माल खरीद लीजिए, आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो टारगेट पूरा करने के बाद जो डिस्काउंट हमें मिलता है उसकी एंट्री डेबिट नोट में की जाती है। या ये भी मान लीजिए कि जिस डिस्काउंट का क्रेडिट नोट बन के आता है उसकी एंट्री डेबिट नोट में की जाती है। तो आगे मैं जिस डिस्काउंट की बात करूंगा वो पीरियडिक डिस्काउंट होगा, यानी मान लीजिए टारगेट पूरा करने के बाद में जो हमें डिस्काउंट मिलता है या टारगेट पूरा करने के बाद में जो हम डिस्काउंट देते हैं उसकी मैं आगे बात करूंगा। अब यहाँ पर भी दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। एक डिस्काउंट ऐसा होता है जिस पर GST नहीं लगती और इसकी एंट्री करना तो बहुत ही आसान है, और एक डिस्काउंट ऐसा होता है जिस पर GST लगती है, और इस एंट्री को करने के लिए हमें ऐसे डिस्काउंट को समझना जरूरी है जिस पर GST लगती हो। तो हम इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। जो डिस्काउंट हमें मिलता है उसका नेचर इनडायरेक्ट इनकम का होता है, और जो डिस्काउंट हम देते हैं उसका नेचर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का होता है। यानी ABC कंपनी से हमने 10 दिन में 10,000 रुपये का माल खरीदकर टारगेट पूरा किया और ABC कंपनी ने हमें 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो अब डिस्काउंट नहीं मिलने से पहले ABC कंपनी को हमें 10,000 रुपये देने पड़ते, लेकिन 1,000 रुपये डिस्काउंट मिलने की वजह से अब हमें 9,000 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। तो 1,000 रुपये का हमें इनडायरेक्टली फायदा हो गया, यानी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। इसी तरह जो डिस्काउंट हम किसी कस्टमर को देते हैं उसका नेचर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का होता है। यानी असलम ने हमसे 15 दिन में 15,000 रुपये का माल खरीदकर टारगेट पूरा किया और असलम को हमने 2,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। अब डिस्काउंट नहीं देने से पहले असलम हमें 15,000 रुपये देता, लेकिन 2,000 रुपये का डिस्काउंट देने की वजह से अब हमें 13,000 रुपये ही असलम से मिलेंगे। तो 2,000 रुपये का हमें इनडायरेक्टली नुकसान हो गया, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। तो जो डिस्काउंट हमें मिलता है उसका नेचर और ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम का होता है, और जो डिस्काउंट हम किसी को देते हैं उसका नेचर और ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें इनडायरेक्ट इनकम का और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का नेचर भी समझना पड़ेगा। इनडायरेक्ट इनकम का नेचर सेल्स का नेचर होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो नेचर होता है वो परचेज का नेचर होता है। अब ये कैसे, मैं बता देता हूँ। हमें
किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट या इनकम कब होती है? जब हम माल बेचते हैं। जितना ज़्यादा माल बिकेगा उतनी ज़्यादा इनकम होगी। इसलिए सेल्स का नेचर जो है वो इनकम का नेचर होता है, या इनकम का जो नेचर है वो सेल्स का नेचर होता है। और इसी तरह अगर हमें किसी भी बिजनेस में लॉस या खर्चा कब होता है? जब हम कोई माल खरीदते हैं लेकिन वो बिकता ही नहीं है, या बिकता है तो बहुत कम बिकता है, बहुत कम रेट में बिकता है। तो इस तरह परचेज का जो नेचर है वो एक्सपेंसेस का होता है, या एक्सपेंसेस का जो नेचर है वो परचेज का होता है। तो वापस चलते हैं उस डिस्काउंट पर जिस पर जीएसटी लगता है। डिस्काउंट पर इन चार में से कोई भी जीएसटी लग सकती है, 5%, 12%, 18% या 28%। और डिस्काउंट का भी अलग अलग HSN कोड होता है। अब डिस्काउंट की अलग अलग जीएसटी और अलग अलग HSN कोड क्यों होता है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आपको ये बता देता हूं कि डिस्काउंट में भी जीएसटी दो तरह से लग सकती है। एक लोकल जीएसटी, यानी जिस पर SGST और CGST लगता है, यानी वो जीएसटी वाला डिस्काउंट जो हमें सेल्फ स्टेट की कोई पार्टी देती है। फॉर एग्जाम्पल मैं राजस्थान का हूं और राजस्थान की ही किसी पार्टी ने मुझे जीएसटी वाला डिस्काउंट दिया। और एक होता है इंटर स्टेट जीएसटी, जिस पर केवल IGST लगता है, यानी वो जीएसटी डिस्काउंट जो हमें किसी दूसरे स्टेट की कोई पार्टी देती है। यानी मैं राजस्थान का हूं और पंजाब की किसी पार्टी ने मुझे जीएसटी वाला डिस्काउंट दिया। तो अब आखिरी शब्दों को समझ लीजिए, उसके बाद हम एंट्री शुरू करते हैं। जो डिस्काउंट हमें मिलता है उसका नेचर और ग्रुप होता है इनडायरेक्ट इनकम, और जो डिस्काउंट हम किसी को देते हैं उसका नेचर और ग्रुप होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट इनकम का भी जो नेचर होता है वो है सेल्स का नेचर, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी जो नेचर होता है वो है परचेज का नेचर। और जो डिस्काउंट हमें मिला है उस पर अगर SGST और CGST लगता है तो उसका नेचर होता है सेल्स टैक्सेबल, और अगर IGST लगता है तो उसका नेचर होता है इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। इसी तरह जो डिस्काउंट हमने दिया है और उस पर SGST और CGST लगता है तो उसका नेचर है परचेज टैक्सेबल, और जिस पर IGST लगता है उसका नेचर होता है इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। तो मैंने इस पेपर वर्क को इजी से इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है और मेहनत भी की है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब एंट्री शुरू करते हैं। आगे आपको पता चल जाएगा कि इतना सारा पेपर वर्क करने की क्या जरूरत पड़ी, और जैसे जैसे हम एंट्री करेंगे उम्मीद करता हूं कि आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए टैली ARP9 में एंट्री करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको टैली ARP9 में कंपनी को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर कोई भी एंट्री करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में एंटर करेंगे। वाउचर ओपन है पेमेंट का और हमें एंट्री करनी है डेबिट नोट की। तो फंक्शन बार में आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा डेबिट नोट, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+F9। तो यहाँ पर Ctrl+F9 दबा करके मैं डेबिट नोट ओपन कर लूंगा। तो अभी आप देख सकते हो मेरा जो डेबिट नोट है वो है वाउचर मोड में। तो सबसे पहले तो मुझे इस डेबिट नोट को इनवॉइस मोड में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है एज इनवॉइस, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+V। तो Ctrl+V जैसे ही दबाऊंगा मैं तो ये मेरा जो वाउचर है वो इनवॉइस मोड में आ जाएगा। तो अगर आपका पहले से ही वाउचर इस तरह का आ रहा है जिसमें पार्टी अकाउंट नेम, करंट बैलेंस और ये लिखा हुआ है, तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे अगर Ctrl+V दबाएंगे तो यहाँ पर पहले चला जाएगा वाउचर मोड में, फिर मैं Ctrl+V दबाऊंगा तो ये आ जाएगा मेरा इनवॉइस मोड में। पहली बात ये। दूसरी बात, यहाँ पर आपका पर्टिकुलर लिखा हुआ आना चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो इनवॉइस मोड में जो मेरा वाउचर है वो अकाउंटिंग वाउचर है। अगर आपके यहाँ पर नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ आ रहा है तो इसको आपको अकाउंटिंग वाउचर में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए आप फंक्शन बार में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आइटम इनवॉइस, आपके लिखा हुआ आ रहा होगा अकाउंटिंग इनवॉइस। तो जैसे ही मैं यहाँ पे Alt+I दबाऊंगा तो यहाँ पे पर्टिकुलर की जगह मेरा नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ जाएगा। वापस Alt+I दबाऊंगा तो पर्टिकुलर आ जाएगा। इस तरह आपको चेक कर लेना है। Alt+I दबा करके यहाँ पर आपका पर्टिकुलर लिखा हुआ होना चाहिए, नेम ऑफ आइटम जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो डेबिट नोट की एंट्री कर रहे हैं उसमें आइटम का कुछ भी काम नहीं है। पहली बात ये। अब शुरू करते हैं एंट्री। यहाँ पर PDF नोट्स में ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट नोट डेट। देखिए अपने को सबसे पहले वाउचर की डेट चेंज करनी है। वाउचर की डेट है 2 मई 2019। तो टैली ARP9 में आऊँगा F2
2/5/2019 एंटर, 2/5/2019 एंड एंटर। डेट यहाँ पर मैंने चेंज कर दी है। अब डालने हैं यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पर आपको डालना है ये क्रेडिट नोट नंबर वाले 1852। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा 1852 एंड एंटर। तारीख ये रखूंगा 2 मई 2019 एंड एंटर। अब पार्टी नेम, कौन सी पार्टी हमें डिस्काउंट दे रही है वो हमें यहाँ पर डालना है। यहाँ पर हमें पार्टी दे रही है एग्री स्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड जो है वो हमें डिस्काउंट दे रही है। तो यहाँ पर पार्टी नेम एग्री स्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड, एंटर। और फिर इसकी बाकी की जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर एंटर करते हुए हम इसको कर देंगे सेव। अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रेट डिस्काउंट सेल। तो ये जो कंपनी है हमें 2000 रुपये की ग्रेट डिस्काउंट सेल स्कीम के तहत 2000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है और इस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता। यानी ये जो डिस्काउंट है वो बिना जीएसटी वाला डिस्काउंट है। और मैंने आपको बोला था कि जिस पर जीएसटी नहीं लगता उसकी एंट्री करना बहुत आसान है। पहली बात की। दूसरी बात, देखिए यहाँ पर जितनी भी पार्टी है वो हमें किसी ना किसी तरह की स्कीम या किसी ना किसी तरह का डिस्काउंट दे रही है। जैसे यहाँ पर ग्रेट डिस्काउंट सेल्स, यहाँ पर लिखा हुआ है रिटेल बम्पर बोनांजा, और यहाँ पे लिखा हुआ दीपावली डिस्काउंट, और यहाँ पे लिखा हुआ मंथली स्पेशल ऑफर। तो देखिए यहाँ पर जो डिस्काउंट हमें मिल रहा है उसके अलग अलग नाम है, लेकिन अगर देखा जाए तो बात एक ही है कि या तो हमें स्कीम मिल रही है या डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम चाहे तो यहाँ पर ये अलग अलग लेज़र भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप केवल एक ही नाम से लेज़र बनाओ, और वो क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो पहली बात ये। दूसरी बात, आप देख सकते हो यहाँ पर लग रहा है 12% जीएसटी, और यहाँ पे लग रहा है 5% जीएसटी, और यहाँ पे लग रहा है 18% जीएसटी। तो ये अलग अलग जीएसटी का डिस्काउंट क्यों है, जो मैंने आपको अभी पीछे बोला था कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि अलग अलग एचएसएन कोड और अलग अलग जीएसटी क्यों होती है। इसने जो हमें 12% का जो डिस्काउंट दिया है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो इससे आइटम खरीदा था वो 12% का था, तो 12% आइटम पर 12% ही जीएसटी वाला डिस्काउंट मिलता है। इसी तरह इस पार्टी से हमने 5% वाला आइटम खरीदा था, तो इसने हमें 5% का जीएसटी डिस्काउंट दिया है। इसी तरह हमने इस पार्टी से 18% वाला माल खरीदा था, तो इस पार्टी ने हमें 18% का डिस्काउंट दिया है। और एचएसएन नंबर भी डिपेंड करते हैं आइटम पर, कौन सा आइटम हम खरीद रहे हैं और किस आइटम पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही एचएसएन नंबर अलग अलग होते हैं। तो ये बात भी मैंने आपको बता दी। तो वापस मैं आऊँगा टेली ERP9 में। अब यहाँ पर पर्टिकुलर में टेली ERP9 को हमें ये बताना है कि एग्री स्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड ने जो हमें ये क्रेडिट नोट दिया है वो क्यों दिया है। तो यहाँ पर हम एक लेज़र बनाएंगे Alt+C, और यहाँ पर टेली ERP9 को हम बताएंगे कि हमें एग्री स्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड ने स्कीम एंड डिस्काउंट दिया है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि स्कीम एंड डिस्काउंट भी जो है वो दो तरह का होता है। एक स्कीम एंड डिस्काउंट होता है जो हमें मिलता है, और एक स्कीम एंड डिस्काउंट जो होता है वो हम किसी को देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, तो हम यहाँ पर आगे जोड़ देंगे स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। यानी ये स्कीम एंड डिस्काउंट वो लेज़र है जो हमें स्कीम एंड डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। फिर आगे एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो क्या, मैंने आपको बताया था कि स्कीम एंड डिस्काउंट भी दो तरह का होता है। एक होता है जिस पर जीएसटी लगता है, और एक होता है जिस पर जीएसटी नहीं लगता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड @ 00% कर देंगे। यानी इस पूरे लेज़र का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो लेज़र है स्कीम एंड डिस्काउंट का, इसमें हमें स्कीम एंड डिस्काउंट मिल रहा है और जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ पर एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। अब बारी है ग्रुप की। ग्रुप मैंने बताया था जब हमें कोई भी स्कीम एंड डिस्काउंट मिलता है तो हमारी इनकम होती है, और वो इनकम होती है इनडायरेक्ट इनकम। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम को सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। इन्वेंटरीज वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसको रखना है नो। टाइप ऑफ लेजर को भी आपको रखना है नॉट एप्लीकेबल। अब आपको यहाँ पर ये पूछ रहा इज जीएसटी एप्लीकेबल। ये जो स्कीम एंड डिस्काउंट आपको मिला है क्या उस पर जीएसटी लगता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी जीएसटी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे कि जी नहीं, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। तो यहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे, और यहाँ पर भी आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है, एंटर। और प्रोवाइड बैंक डिटेल नो, एंटर। जैसे ही एंटर करूंगा मेरा स्कीम एंड डिस्काउंट का जो लेजर है वो बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड @ 00%। तो इस लेजर का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि हमें स्कीम एंड डिस्काउंट मिल रहा है जिस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता। तो कितना मिला,
हमें मिला 2000 रुपये। तो यहाँ पर 2000 रुपये डाल करके एंटर कर दूंगा। तो ये है स्कीम एंड डिस्काउंट जिस पर जीएसटी नहीं लगता। इतनी सिंपल सी एंट्री मैंने आपको बोला था, जिस पर जीएसटी नहीं लगता उसकी एंट्री करना बहुत आसान है। तो यहाँ पर एंटर करते हुए अब मैं कर दूंगा इसको सेव। तो अब जिस पर जीएसटी लगता है उसकी मैं आपको एंट्री बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो एसजीएसटी और सीजीएसटी लग रहा है। तो इसकी एंट्री अब किस तरह करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम डेट लगा देते हैं 2/11। तो F2 2/11/2019 एंड एंटर। अब यहाँ पर क्रेडिट नोट नंबर हमें लिखना है 5298। तो यहाँ पे 5298 एंड एंटर एंड एंटर। पार्टी नेम हमें यहाँ पे डालना है, कौन सी पार्टी हमें डिस्काउंट दे रही है, ये पार्टी है जे इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पर जे इलेक्ट्रॉनिक एंड एंटर। इसकी एडिशनल डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, तो इसको हम कर देंगे सेव। तो अब फिर से हमें टेली ERP9 को बताना है कि जे इलेक्ट्रॉनिक आपको जो क्रेडिट नोट दे रही है वो क्यों दे रही है। तो यहाँ पर जे इलेक्ट्रॉनिक जो है वो दीपावली का डिस्काउंट दे रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे, वापस Alt+C। तो यहाँ पर अब हम वापस दोबारा देखिए लेजर क्या बनाएंगे, स्कीम एंड डिस्काउंट। ठीक है, ये तो हो गया स्कीम एंड डिस्काउंट। अब हमें मिला या हमने दिया, तो हमें ये डिस्काउंट मिला है तो यहाँ पे कर देंगे हम रिसीव्ड। ठीक है, अब आगे और ये बताएंगे कि इस स्कीम एंड डिस्काउंट पर जीएसटी लगता है या कितना लगता है, तो वो हमें यहाँ पे देखना है। यहाँ पर 12% जीएसटी लग रहा है, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा @12%। तो इस पूरे लेजर का मतलब ये हो जाएगा कि ये स्कीम एंड डिस्काउंट हमें मिला है जिस पर 12% जीएसटी लगता है। तो यहाँ पर मैं करूँगा एंटर एंड एंटर। अब फिर से ग्रुप लेना है, तो ग्रुप जो हमें डिस्काउंट मिलता है उसका ग्रुप होता है इनडायरेक्ट इनकम। तो यहाँ पर एंटर करूँगा, इसको रखूँगा नो, और टाइप ऑफ लेजर में कर दूंगा मैं नॉट एप्लीकेबल। अब अगला ऑप्शन आ गया, इज जीएसटी एप्लीकेबल, क्या इस पर जीएसटी लगता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पर 12% जीएसटी लग रहा है इस डिस्काउंट पर। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे एप्लीकेबल एंड फिर यहाँ पे मैं करूँगा एंटर, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल। अब हमें इसको यहाँ पर यस करना है और यहाँ पे करना है एंटर, और यहाँ पर हमें इसको बताना है टेली ERP9 को कि इसका HSN कोड क्या है और इस पर कितना % जीएसटी लगता है, वो टेली ERP9 को यहाँ पे बताना है। तो अगर आपके ये विंडो जो इस तरह की नहीं आ रही है, आपको यहाँ पे F12 प्रेस करना है और यहाँ पर पहला ऑप्शन और लास्ट वाला जो ऑप्शन है उन दोनों को कर देना है यस और इसको कर देना है सेव। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं आएगा, आपको डालना है HSN कोड। तो HSN कोड यहाँ पे लिखा हुआ है 8517। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 8517 एंड एंटर। अब यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जो मैंने आपको बताया था कि जो जीएसटी वाला डिस्काउंट होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है लोकल जीएसटी और एक होता है इंटर स्टेट जीएसटी। लोकल जीएसटी का मतलब हो गया जिस पर एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता हो, और इंटर स्टेट जीएसटी का मतलब होता है जिस पर आईजीएसटी लगता है। और मैंने ये भी बताया था जो इनकम का नेचर जो होता है वो सेल्स का नेचर होता है। तो यहाँ पर आपको इतनी सारी जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन दिख रहा है उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, यानी इसका नेचर जो हो गया वो हो गया इनकम का, और इनकम का भी जो नेचर होता है वो होता है सेल्स का नेचर। और यहाँ पर एसजीएसटी और सीजीएसटी लग रहा है, तो इसका नेचर जो है इसमें है, सबसे पहले इसका नेचर है सेल्स, और उसके बाद में सेल्स आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है इंटर स्टेट सेल्स एग्जेम्प्ट। यानी इंटर स्टेट का मतलब हो गया किसी दूसरे स्टेट का। अगर ये दूसरे स्टेट का होता तो यहाँ पर आईजीएसटी लगता, तो मतलब ये इंटर स्टेट वाला तीनों ही यहाँ पर नेचर नहीं है। तो अब अगला है यहाँ पर सेल्स एग्जेम्प्ट। सेल्स एग्जेम्प्ट का मतलब होता है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसी तरह सेल्स नील रेटेड का मतलब होता है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता। और अगला है यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल। तो इसका मतलब हो गया कि ऐसी सेल्स जिस पर टैक्स लगता है, तो ऑब्वियसली इस पर टैक्स लग रहा है, और यही हमारा नेचर है सेल्स टैक्सेबल। तो यहाँ पर हम सेल्स टैक्सेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे हम एंटर। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि इस पर कितना % टैक्स लग रहा है, तो यहाँ पर लग रहा है 12%, और एंटर 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 एंड एंटर। अब टाइप ऑफ सप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स एंड सर्विस। तो ये स्कीम एंड डिस्काउंट जो वो किसी तरह का माल नहीं है, तो यहाँ पर गुड्स नहीं आएगा, यहाँ पे सर्विस आएगा। तो यहाँ पर सर्विस को लेकर के एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे और फिर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड @12% का लेजर हमारे यहाँ पे बन चुका है। अब हमें यहाँ पे डालनी है स्कीम एंड डिस्काउंट की टैक्सेबल वैल्यू। तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू इसकी 4464.25। तो 4464.25 एंड एंटर। अब यहाँ पर हम एसजीएसटी और सीजीएसटी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा एसजीएसटी एंड एंटर। तो 267.86 मेरी एसजीएसटी हो गई, फिर एंटर करूँगा, सीजीएसटी लगाऊंगा एंड एंटर। और फिर मैं आप करूँगा राउंड ऑफ, एंटर करूँगा, राउंड ऑफ एंड एंटर। आप देख सकते हो नीचे जो टोटल हो रहा है वो है 4999.97।
तो इसको मुझे करना है 5,000 रुपये। तो 97 पैसे में जैसे ही 3 पैसे और ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर मेरे 5,000 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 0.03 एंड एंटर। तो आप देख सकते हो मेरा जो डिस्काउंट है वो हो गया टोटल 5,000 रुपये का, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो मेरा टोटल डिस्काउंट जो हो गया 5,000 रुपये का, जिस पर 267.85 जो है SGST और CGST अलग अलग है। तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा। अब यहाँ पर प्रोवाइड GST डिटेल, इसको आपको करना है यस, एंटर। और रीजन फॉर इशूइंग नोट्स इसका हो गया अदर्स। तो अदर्स सिलेक्ट करके आपको एंटर करना है, फिर एंटर करेंगे और यहाँ पर हम इसको कर देंगे सेव। तो ये हमारी दूसरे जो डिस्काउंट की है वो भी एंट्री हो जाएगी जिस पर GST लगता है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा एंटर। अब यहाँ पर देखिए तीसरी एंट्री और मैं आपको करके बताऊंगा, क्योंकि वो आपको बतानी जरूरी है, क्योंकि अभी भी आपको इसको थोड़ा समझना जरूरी है। अभी जो एक हमने जो डिस्काउंट की एंट्री की थी वो थी जिस पर कोई भी GST नहीं लगता, तो डायरेक्टली उसमें उस एंट्री में कुछ भी दिक्कत नहीं आई। फिर एक एंट्री मैंने आपको बताई जिस पर GST लगता है लेकिन उस पर SGST और CGST लगता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ तीसरी एंट्री जिस पर IGST लगता है। तो उसके लिए मैं PDF नोट्स ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मार्वल कैटलॉग्स ब्लाइंड। ये जो हमें डिस्काउंट दे रहा है उस पर IGST लगता है 5%। तो यहाँ पर इस पर टैली में आऊँगा, सबसे पहले डेट चेंज करूँगा। डेट है यहाँ पर 2/3/2020, तो F2 2/3/2020 एंड एंटर। इनवॉइस नंबर है यहाँ पर 836987 836987 एंटर एंड एंटर। पार्टी नेम, कौन सी पार्टी हमें डिस्काउंट दे रही है वो है मार्वल कैटलॉग ब्लाइंड्स। तो यहाँ पर मार्वल कैटलॉग ब्लाइंड्स एंड एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पार्टी है वो हमारी महाराष्ट्र की है और इसका ये GST नंबर है। तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा। तो अब यहाँ पर टैली ARP9 को आपको ये बताना है कि मार्वल ब्लाइंड्स कैटलॉग जो है वो आप क्रेडिट नोट क्यों दे रहा है। तो यहाँ पर मार्वल कैटलॉग्स ब्लाइंड जो है वो हमें मंथली स्पेशल ऑफर का कुछ डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ पर स्कीम एंड डिस्काउंट का एक लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने स्कीम एंड डिस्काउंट के जो है 2 लेजर ऑलरेडी बना दिए हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड @00% का है। तो अगर यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2857.14 एंड एंटर करता हूँ। अब इस पे IGST में अगर लगाऊंगा तो IGST लगेगा नहीं, क्योंकि ये जो स्कीम एंड डिस्काउंट का लेजर है वो 0% का लेजर है, इस पर GST लगता ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कैलकुलेशन होगा ही नहीं। इसी तरह जो दूसरा लेजर है स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड @12%, अगर मैं इसको भी सिलेक्ट करके इस पर IGST लगाता हूं तो IGST लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो लेजर है उस पर लोकल GST, SGST और CGST लगता है। इसलिए हमें यहाँ पर तीसरा लेजर बनाने की जरूरत है। तो यहाँ पर मैं Alt+C दबाऊंगा, स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिस्काउंट हमें मिल रहा है वो डिस्काउंट है IGST का। तो यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, वो है IGST @ कितना % डिस्काउंट है, 5%, तो 0.5%। तो देखिए इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा और इसका ग्रुप जो है वो रहेगा इनडायरेक्ट इनकम, एंटर एंटर एंड एंटर। तो अब हमें बताना है क्या इस पर GST एप्लीकेबल है। बिल्कुल इस पर GST एप्लीकेबल है, तो हम यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे और सेट अल्टर GST डिटेल को करेंगे यस एंड एंटर। और यहाँ पर हम इसके सबसे पहले HSN कोड डालेंगे। HSN कोड है इसके 8219, तो 8219 एंड एंटर। और यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, तो ये जो डिस्काउंट मिल रहा है वो सबसे पहली बात तो हमारा इंटर स्टेट डिस्काउंट है। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटर स्टेट सेल्स एग्जाम, तो आएगा ही नहीं क्योंकि इस पर कोई भी GST नहीं लगता, तब लेते हैं। इसी तरह नील रेटेड पर भी कोई भी GST नहीं लगता। तो यहाँ पर लेंगे इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल एंड एंटर, और कितना % टैक्स लगता है वो है 5%, एंटर एंटर एंड एंटर। और यहाँ पर सर्विस ही सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे और एंटर कर देंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि IGST जो है कैलकुलेट हो गया है। तो यहाँ पर IGST जो है 142.86 ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है, और यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो 142.85 रुपये जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है। तो यहाँ पर टैली ARP9 में आऊँगा, आप देख सकते हैं टोटल डिस्काउंट जो मेरा यहाँ पे 3,000 रुपये का हो गया है। आप देख सकते हैं टोटल डिस्काउंट जो है मेरा यहाँ पर 3,000 रुपये का हो गया है, और यहाँ पर नोट्स ओपन करता हूँ, यहाँ पे भी मुझे 3,000 रुपये का डिस्काउंट मिला है।
तो इस तरह IGST की एंट्री होगी। अब अगर मान लीजिए इस लेजर में मैं अगर SGST और CGST लगाता हूं, तो मान लीजिए यहाँ पे SGST लगाता हूं और CGST लगाता हूं, तो यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो लेजर है इस लेजर पर IGST लगती है, वो भी 5%। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, IGST एंड एंटर। तो देखिए IGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। और प्रोवाइड GST डिटेल इसको करना यस, एंटर। और रीजन फॉर इशूइंग नोट यहाँ पर आएगा अदर्स, एंटर एंटर एंड एंटर। तो इस एंट्री को भी मैं कर दूंगा सेव एंड एंटर। तो ये है स्कीम एंड डिस्काउंट की एंट्री जो डेबिट नोट में की जाती है। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन आपको समझना जरूरी है। अभी भी आपको आगे कई लेजर बनाने पड़ेंगे, तब आपको समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले वापस थोड़ी बहुत हिंट मैं आपको दे देता हूँ। वो हिंट कुछ इस तरह से, मान लीजिए अगर हम किसी पार्टी से डिस्काउंट लेंगे, कोई भी एक बार यहाँ पे पार्टी में सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एग्रीस्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड। अब अगर इसने जो हमें स्कीम, देखिए स्कीम एंड डिस्काउंट का हमने 3 लेजर बना दिए हैं। वो है एक तो 0%, एक 12% और एक है 5%। लेकिन ये जो 5% है वो IGST का, और ये जो 12% है वो SGST और CGST का है। अब अगर मान लीजिए 0% का कोई हमें ये स्कीम एंड डिस्काउंट देता है, तो सीधा हम इसी लेजर को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो इस लेजर को सिलेक्ट करके अमाउंट डाल देंगे और इस एंट्री को कर देंगे सेव। अगर 12% लोकल GST का हमें डिस्काउंट मिलता है, तो इस लेजर को सिलेक्ट करेंगे और अमाउंट डाल देंगे। और 5% IGST का अगर हमें कोई डिस्काउंट मिलता है, तो इस लेजर को सिलेक्ट करेंगे और अमाउंट डाल देंगे। अब अगर मान लीजिए कोई हमें 18% का डिस्काउंट मिलता है, अब अभी देखिए यहाँ पर और लेजर बनने बाकी हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 18% IGST का जो है डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको एक नया लेजर बनाना पड़ेगा, और वो लेजर किस तरह का होगा, यहाँ पर Alt+C दबाऊंगा मैं, स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो ये तो लेजर हो गया कि स्कीम एंड डिस्काउंट मिला। अब कौन सा स्कीम एंड डिस्काउंट है, यहाँ पर IGST वाला स्कीम एंड डिस्काउंट है जिस पर 18% टैक्स लगता है। तो ये तो लेजर का नाम हो जाएगा, और यहाँ पर हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट इनकम, और GST को एप्लीकेबल रखेंगे और यहाँ पर करेंगे यस। फिर यहाँ पर हम इसके HSN कोड डाल देंगे, चाहे कुछ भी HSN कोड है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4। तो अब यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ये जो डिस्काउंट है वो हमारा इंटर स्टेट डिस्काउंट है, यानी इस पर IGST लग रहा है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टाइप करूंगा इंटर स्टेट, और यहाँ पर हो जाएगा इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, और यहाँ पे मैं कर दूंगा 18%, और इस लेजर को इस तरह से कर दूंगा मैं सेव। तो इस तरह से हमारा एक और लेजर बन जाएगा जो हमें जरूरत पड़ गई है। तो स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड IGST @ 18%, ये लेजर बन जाएगा। और अब यहाँ पर आप अमाउंट डाल करके इस एंट्री को कर सकते हो सेव। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर दोबारा से इस वीडियो को देखिए और एंट्री को कीजिए, और सोच समझ करके आपको कोई भी लेजर क्रिएट करना है। तो अब जैसा कि मैंने कहा था, चैप्टर 34 और 35 में आपका जो कन्फ्यूजन रह गया था उसको भी मैं दूर कर देता हूँ। तो पहला जो कन्फ्यूजन जो आपका था वो कुछ इस तरह था कि यहाँ पर PDF नोट्स में लिखा हुआ सेल्स रिटर्न एंट्री, और यहाँ पर लिखा हुआ परचेज रिटर्न एंट्री। तो परचेज रिटर्न एंट्री में भी यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट नोट नंबर और क्रेडिट नोट डेट, और सेल्स रिटर्न एंट्री में भी लिखा हुआ है क्रेडिट नोट नंबर और क्रेडिट नोट डेट। तो फिर डेबिट नोट कहाँ गया? तो सबसे पहला कंफ्यूजन आपका ये, तो इसको मैं आपको दूर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं परचेज रिटर्न एंट्री का जो PDF नोट्स है उसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परचेज रिटर्न एंट्री। तो आप जो ये डिटेल देख रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एक तरह का इनवॉइस है जो हमें एग्रीस्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड ने बना करके भेजा है। ये इनवॉइस है जो हमें एग्रीस्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। अब यहाँ पर मेरे पास कोई एक्चुअल इनवॉइस अभी तो है नहीं, तो आपको मैं बता देता, तो आगे कभी बताऊंगा, ओरिजिनल इनवॉइस भी बताऊंगा, फ्यूचर में बताऊंगा। अभी आप थोड़ा प्रैक्टिस मोड में अपन चल रहे हैं। तो ये इनवॉइस हमें एग्रीस्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड ने बना करके भेजा है, क्योंकि अब इसने बनाया एग्रीस्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड, तो इसके लिए तो ये क्रेडिट नोट ही है और हमारे लिए ये डेबिट नोट है। इसलिए यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर और क्रेडिट नोट डेट लिखे हुए हैं। अगर यही परचेज रिटर्न की एंट्री अगर हम इनवॉइस बनाते तो यहाँ पर डेबिट नोट नंबर और डेबिट नोट डेट लिखा हुआ होता। इसी तरह जो सेल्स रिटर्न की एंट्री है, यहाँ पर क्रेडिट नोट नंबर और क्रेडिट नोट डेट क्यों लिखा हुआ है? ये जो कस्टमर है जितेंद्र सेन, ये तो एक कस्टमर है, लोकल कस्टमर है। इसके पास ना तो कोई बिल बुक है ना तो कोई फर्म है, तो ये हमें डेबिट नोट बना ही नहीं सकता। अगर ये हमें इनवॉइस बनाता तो यहाँ पर लिखा हुआ था डेबिट नोट नंबर और डेबिट नोट डेट। अब क्योंकि हमने बनाया है तो हमारे लिए ये क्रेडिट नोट ही है, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा क्रेडिट नोट नंबर और क्रेडिट नोट डेट। पहला कंफ्यूजन ये। दूसरा कंफ्यूजन,
दूसरा कंफ्यूजन आपको ये हुआ था कि रीजन फॉर इश्यूइंग नोट दोनों में हमने सेल्स रिटर्न क्यों लिया है। तो यहाँ पे भी सेल्स रिटर्न लिया है, डेबिट नोट में भी सेल्स रिटर्न लिया और क्रेडिट नोट में भी सेल्स रिटर्न लिया, तो इसका रीजन क्या है। तो यहाँ पर भी मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर भी आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखिए ये जो एंट्री है वो डेबिट नोट की, यानी जे इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने कुछ माल खरीदा था उसको वापस रिटर्न कर दिया, तो अपने लिए तो ये क्या हो गया, परचेज रिटर्न, लेकिन जे इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या है, सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पर मैं एंटर करके यस करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं पे भी परचेज रिटर्न का ऑप्शन नहीं है, केवल सेल्स रिटर्न का ही ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये जो सेल्स रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है, ये सेल्स रिटर्न अपने लिए नहीं है, ये सेल्स रिटर्न जे इलेक्ट्रॉनिक के लिए है। तो यहाँ पर हमने जितनी भी डिटेल डाली है ना वो जे इलेक्ट्रॉनिक की डाली है। तो यहाँ पर रीजन फॉर इशूइंग नोट जो है सेल्स रिटर्न वो जे इलेक्ट्रॉनिक के लिए है, हमारे लिए नहीं है। क्रेडिट नोट में जो हमने सेल्स रिटर्न का ऑप्शन लिया था वो हमारे लिए सेल्स रिटर्न है, इसलिए यहाँ पर सेल्स रिटर्न लिया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कहीं पे भी परचेज रिटर्न का ऑप्शन नहीं है। तो ये जो सेल्स रिटर्न है वो हमने खुद ने इशू किया है, और यहाँ पर जो सीरियल नंबर है SR001 002 003 ये भी हमने इशू किए। तो यहाँ पर जो सेल्स रिटर्न है वो हमारे लिए है, और डेबिट नोट में जो सेल्स रिटर्न है वो पार्टी के लिए है। तो ये आपके बीच में कंफ्यूजन थी, तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको बता दिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर 37 क्रेडिट नोट एंट्री इन टैली ERP 9। तो चैप्टर 36 हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ये है हमारा चैप्टर 37, और इसमें मैं आपको क्रेडिट नोट में एंट्री करना सिखाऊंगा। हालांकि चैप्टर 35 में भी हमने क्रेडिट नोट में एंट्री की थी, लेकिन वो एंट्री थी सेल्स रिटर्न की। और क्रेडिट नोट में दो तरह से एंट्री की जाती है, जिसमें पहला है सेल्स रिटर्न, जिसके बारे में मैंने चैप्टर 35 में बताया है। और इस चैप्टर में मैं आपको क्रेडिट नोट की एंट्री करना सिखाऊंगा, जिसमें स्कीम एंड डिस्काउंट अगर हम किसी को देते हैं, किसी कस्टमर को देते हैं, चाहे वो GST डिस्काउंट हो या विदाउट GST डिस्काउंट हो, तो उसकी एंट्री टैली में कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और एक बात और बता देता हूं कि मैंने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में स्कीम एंड डिस्काउंट से रिलेटेड जो एंट्री है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि केवल स्कीम एंड डिस्काउंट की ही एंट्री क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में होती है, इसके अलावा दूसरी एंट्री भी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर चेक बाउंस की पेनल्टी लगती है या हम किसी के लगाते हैं या हमारे लगती है, तो उसकी एंट्री भी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में हो सकती है। या फिर पेमेंट डिलेड चार्जेस, मान लीजिए अगर किसी ने हमें पेमेंट लेट किया तो हमने उसका इंटरेस्ट जोड़ दिया, या हमने किसी को पेमेंट लेट किया तो उसने हमारे इंटरेस्ट जोड़ दिया, तो इसकी एंट्री भी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में की जा सकती है। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिसकी एंट्री डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में होती है। मैं आपको केवल एक ही एंट्री बता रहा हूँ, ये एंट्री करने का तरीका यही रहेगा, नाम अलग अलग रहेंगे। तो किसी भी एंट्री को करने के लिए आपको जाना है सीधा अकाउंटिंग वाउचर में, यहाँ पे हम करेंगे एंटर। तो अभी यहाँ पर वाउचर है सेल्स का और हमें ओपन करना है वाउचर क्रेडिट नोट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है क्रेडिट नोट, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+F8। तो यहाँ पे Ctrl+F8 में प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेरा कुछ इस तरह वाउचर ओपन हो जाएगा। तो ये वाउचर अभी मेरा इनवॉइस मोड पे है। अगर आपका वाउचर इस तरह नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर कीबोर्ड में Ctrl+V प्रेस करना है। जैसे ही आप Ctrl+V प्रेस करेंगे तो ये मेरा वाउचर जो है वो वाउचर मोड में चला जाएगा। इसी तरह वापस Ctrl+V दबाऊंगा तो मेरा इनवॉइस मोड में ये वाउचर आ जाएगा, जहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम वगैरह ये लिखा हुआ आना चाहिए। और इसमें भी एक चीज़ है, यहाँ पर पर्टिकुलर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर आपका नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पर आपको एक और जो फंक्शन है उसको एक्टिवेट करना है। यहाँ पे मैं दबाऊंगा Alt+I। जैसे ही Alt+I दबाऊंगा तो पर्टिकुलर की जगह नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें नेम ऑफ आइटम नहीं चाहिए, पर्टिकुलर चाहिए, क्योंकि हम जो क्रेडिट नोट की एंट्री कर रहे हैं उसमें आइटम का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वापस मैं Alt+I दबाऊंगा तो नेम ऑफ आइटम की जगह पर्टिकुलर आ जाएगा। तो ओवरऑल अपना जो क्रेडिट नोट है वो इस तरह का होना चाहिए। सबसे पहले तो इनवॉइस मोड में होना चाहिए और उसके बाद में अकाउंटिंग इनवॉइस में होना चाहिए, जिसके लिए दोनों के शॉर्टकट मैंने बता दिया, एक का Ctrl+V है और एक का Alt+I है। तो PDF नोट्स ओपन करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी एंट्री है, 1 बाय 1 बता देता हूँ जिस पर GST लगता है। अब यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, देखिए स्कीम एंड डिस्काउंट जो है दे रहे हैं, और लास्ट चैप्टर में जो हमने डेबिट नोट में एंट्री की थी उसमें हमें स्कीम एंड डिस्काउंट मिला था और इसमें हम स्कीम एंड डिस्काउंट दे रहे हैं। तो पिछले चैप्टर में भी यहाँ पे क्रेडिट नोट लिखा हुआ था, यहाँ पर भी क्रेडिट नोट लिखा हुआ है। तो रीज़न क्या है, रीज़न मैं बता देता हूँ। वहाँ पे जो क्रेडिट नोट लिखा हुआ था वो सामने वाली पार्टी ने हमें क्रेडिट नोट दिया था, इसलिए वहाँ पर क्रेडिट नोट था।
और ये क्रेडिट नोट हम बना रहे हैं, इसलिए भी यहाँ पर क्रेडिट नोट लिखा हुआ है। अगर ये अर्जुन कुमार इस नोट को बनाता तो यहाँ पे क्रेडिट नोट की जगह डेबिट नोट होता। अब क्योंकि अर्जुन कुमार इस डेबिट नोट को बना नहीं सकता, बनाना हमें ही पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्रेडिट नोट लिखा हुआ है। तो अब शुरू करते हैं। डेट के साथ सबसे पहले डेट चेंज करनी है 2 जून 2019। तो टेली ERP9 में आऊँगा F2 2/6/2019 एंड एंटर। डेट मेरी चेंज हो गई है। अब यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर मुझे डालना है, यहाँ पे SCH001, तो SCH001 एंड एंटर। अब हम किस पार्टी को डिस्काउंट दे रहे हैं? यहाँ पर दे रहे हैं हम अर्जुन कुमार को, तो उस पार्टी का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे अर्जुन कुमार, एंटर कर देंगे। फिर इसकी बाकी की जो डिटेल है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। तो एंटर करते हुए हम इसको कर देंगे सेव। अब यहाँ पर टेली ERP9 को ये बताना है कि अर्जुन कुमार को आप क्रेडिट नोट क्यों दे रहे हो। तो यहाँ पर हम इसको रिटेल बम्पर ऑफर में 1500 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं और इस डिस्काउंट पर कोई भी GST नहीं लगता। आप देख सकते हो SGST और CGST यहाँ पर कुछ भी नहीं लग रहा है। तो 1500 रुपये हम इसको यहाँ पर डिस्काउंट दे रहे हैं जिस पर कोई GST नहीं लगता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नया लेजर क्रिएट करेंगे, Alt+C दबाएंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे स्कीम एंड डिस्काउंट। अब देखिए स्कीम एंड डिस्काउंट का लेजर तो हमने पहले भी बनाया था। पहले हमने लिखा था स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड यानी हमें मिला। अब हम क्या करें, हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्कीम एंड डिस्काउंट गिवन, ठीक है। तो स्कीम एंड डिस्काउंट दिया। अब आगे एक चीज और लगा देंगे @00% यानी ये जो स्कीम एंड डिस्काउंट का लेजर है उस पर कोई भी GST नहीं लगता। तो एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर अंडर ग्रुप, अब हमें इसके लिए ग्रुप लेना है। तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि आपको चैप्टर 36 जो है, इससे पिछले वाला चैप्टर, उस चैप्टर के कम से कम 10 मिनट आपको देखने, ताकि आपको ग्रुप के बारे में भी पता चल जाए। तो यहाँ पर इसका ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज यानी खर्चा। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया, स्कीम एंड डिस्काउंट दिया है। तो मान लीजिए हम अर्जुन कुमार को 1500 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 1500 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारे 1500 रुपये का एक तरह से नुकसान हो जाएगा, एक तरह से खर्चा हो जाएगा, इसलिए इसका ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो एंटर करेंगे। इन्वेंटरीज वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसको रखेंगे नो। टाइप ऑफ लेजर, इसको रखेंगे नॉट एप्लीकेबल। अब इज GST एप्लीकेबल, क्या इस लेजर पर GST लगता है? तो इस लेजर पर GST नहीं लगता, तो यहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे। एंटर करेंगे, फिर से एंटर करेंगे एंड एंटर। तो ये हमारा लेजर सिंपली यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर स्कीम एंड डिस्काउंट का लेजर जो है क्रिएट हो गया। अब कितने रुपए हमने इसे को डिस्काउंट दिया, 1500 रुपये। तो यहाँ पे 1500 रुपये टाइप करके एंटर करेंगे, एंटर एंड एंटर। तो इस तरह हम इस क्रेडिट नोट को सेव कर देंगे। ये एक क्रेडिट नोट की एंट्री हो जाएगी जिस पर GST नहीं लगता, जिस स्कीम एंड डिस्काउंट पे, उसकी एंट्री करना बहुत ईजी है। तो अब हम लेंगे ऐसा स्कीम एंड डिस्काउंट जिस पर GST लगता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो हरी कम्युनिकेशन को हमने 5000 रुपये का टोटल डिस्काउंट दिया जिस पर SGST और CGST लग रहा है। तो इसकी एंट्री हम करेंगे, सबसे पहले डेट चेंज करेंगे F2 2/11/2019 एंड एंटर। अब यहाँ पर इनवॉइस नंबर SCH003, तो SCH003 एंटर एंड एंटर। अब हमने दिया हरी कम्युनिकेशन को डिस्काउंट दिया, तो हरी कम्युनिकेशन यहाँ पे पार्टी को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करते हुए इसको कर देंगे सेव। अब यहाँ पर लिखना है, अब यहाँ पर हमें टेली ERP9 को बताना है कि हरी कम्युनिकेशन को आप क्रेडिट नोट क्यों बना रहे हो। तो यहाँ पर इसको दीपावली का डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, स्कीम एंड डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे Alt+C स्कीम एंड डिस्काउंट। तो ये तो हो गया लेजर स्कीम एंड डिस्काउंट। अब हमें मिल रहा है या हम दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर दे रहे हैं, तो यहाँ पर करेंगे गिवन, स्कीम एंड डिस्काउंट गिवन। अब आगे क्या इस स्कीम एंड डिस्काउंट पर कोई GST लगता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस पे 12% GST लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे @12%। तो ये पूरा लेजर हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा जिसमें क्लियरली ये मेंशन है कि स्कीम एंड डिस्काउंट हमने दिया है जिस पर 12% GST लगता है। तो हम यहाँ पर हम करेंगे एंटर एंड एंटर। अब फिर से इसका ग्रुप लेंगे, ग्रुप है ये हमारा खर्चा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ही ग्रुप आएगा यहाँ पे, और एंटर करेंगे, नो रखेंगे, एंटर करेंगे नॉट एप्लीकेबल, एंटर। अब यहाँ पर फिर से पूछ रहा इज GST एप्लीकेबल, क्या GST एप्लीकेबल है? तो बिल्कुल इस डिस्काउंट पर GST लगता है, तो इसको हम एप्लीकेबल ही रखेंगे। और इसकी बाकी के जो GST डिटेल है, जैसे HSN नंबर और कितना % GST लगता है, उसकी डिटेल हम यहाँ पर यस करेंगे, वाई टाइप करेंगे एंड एंटर। सबसे पहले यहाँ पर हमें डालना है HSN नंबर।
अगर आपका ये विंडो इस तरह की नहीं आ रही जिस तरह दिख रही है तो यहाँ पर आपको F12 दबाना है और यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट वाले जो दो ऑप्शन है उनको यस करना है और आपको कर देना सेव। फिर आपकी विंडो कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पर HSN नंबर डालना है तो यहाँ पर HSN नंबर है इसके 8517 एंड एंटर। अब यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन लेना है तो इसको भी समझने के लिए आपको यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या आएगा, इसको समझने के लिए मैं आपको फिर से कह देता हूँ चैप्टर 36 के पहले जो 10 मिनट का वीडियो है उसको आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आएगा परचेज टैक्सेबल एंड एंटर। तो अब यहाँ पर हमें बताना है कितना % टैक्स लग रहा है, तो यहाँ पर लग रहा है 12%। एंटर 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 एंड एंटर। और यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है सर्विस एंड एंटर एंटर एंड एंटर। तो यहाँ पर हमारे स्कीम एंड डिस्काउंट का यहाँ पर लेजर बन चुका है जिसपे 12% GST लगता है। तो अब हमें डालनी है टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू इसकी 4464.25। तो यहाँ पे करेंगे 4464.25 एंड एंटर। अब हम यहाँ पे लगाएंगे SGST एंटर और CGST एंटर और फिर हम कर देंगे राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ के लिए टाइप करूंगा राउंड ऑफ एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं नीचे इसका टोटल हो रहा है 4999.97। इसको हमें करना है 5000। तो जैसे 0.03 पैसे यानी 97 पैसे में 3 पैसे और ऐड कर देंगे तो हमारे ये 4999.97 जो है वो 5000 रुपये हो जाएगा। तो एंटर करेंगे, प्रोवाइड GST डिटेल, इसको यस करेंगे और यहाँ पर रीजन फॉर इशूइंग नोट्स यहाँ पर हम करेंगे अदर और सप्लाई डेबिट क्रेडिट नोट नंबर यहाँ पर हम डाल देंगे SCH जो हमारे इनवॉइस नंबर है वही SCH 003 एंड एंटर और तारीख डाल देंगे हम 2/11/2019 एंड एंटर। तो अब इसको कर देंगे सेव एंटर एंड एंटर। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा तो मेरी ये एंट्री भी सेव हो जाएगी और इस तरह 12% GST डिस्काउंट वाली एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं करूंगा एंटर। तो ये दूसरी एंट्री भी यहाँ पर मेरी सेव हो चुकी है। अब एक एंट्री और करके बता देता हूँ जिसपे IGST लगता हो। तो यहाँ पर तो हमारे SGST और CGST लग रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे IGST लग रहा है। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, इसकी एंट्री भी बता देता हूँ। सबसे पहले डेट चेंज करेंगे F2 2/3/2020 एंड एंटर। तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर SCH 004 एंटर एंड एंटर। अब किस पार्टी को हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हम दे रहे हैं उमेश मार्केटिंग को। तो यहाँ पर उमेश मार्केटिंग सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और इसको एज इट इज कर देंगे सेव। अब उमेश मार्केटिंग को हम क्रेडिट नोट क्यों बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको कस्टमर स्पेशल ऑफर के तहत 2400 रुपये का टोटल डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करें, स्कीम एंड डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे Alt+C करके एक लेजर बनाएंगे, Alt+C स्कीम एंड डिस्काउंट। तो स्कीम एंड डिस्काउंट अब हमें मिला या हमने दिया, तो हमने दिया यहाँ पे गिवन, स्कीम एंड डिस्काउंट गिवन। अब आगे यहाँ पर हमें एक चीज का और ध्यान रखना है। तो अब जो हम यहाँ पर स्कीम एंड डिस्काउंट दे रहे हैं उस पर IGST लग रहा है, यानी ये इंटर स्टेट का स्कीम एंड डिस्काउंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्कीम एंड डिस्काउंट गिवन IGST @ 18%। तो इस पूरे लेजर का मतलब ये हो जाएगा कि हमने स्कीम एंड डिस्काउंट दिया जिसपे 18% IGST लगता है। तो एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हम ग्रुप लेंगे, इसका ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर करेंगे, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल और यहाँ पे हमें बताना है क्या GST एप्लीकेबल है। ऑब्वियसली यहाँ पे GST एप्लीकेबल है, IGST लग रहा है 18%। तो एंटर करेंगे और यहाँ पे करेंगे यस, वाई टाइप करेंगे, एंटर। फिर यहाँ पे डालेंगे हम इसके HSN नंबर है इसके 3925 एंड एंटर। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, अब इसका जो नेचर है वो है इंटर स्टेट, यानी हम ये जो स्कीम एंड डिस्काउंट दे रहे हैं वो दे रहे हैं इंटर स्टेट, यानी किसी बाहर की पार्टी को। तो इसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाएगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। तो यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल देखिए, इंटर स्टेट परचेज एग्जेम्प्ट है। तो एग्जेम्प्ट का मतलब हो गया कि जिस पर कोई GST लगता ही नहीं है वो होता है एग्जेम्प्ट। इसी तरह यहाँ पर भी अनरजिस्टर्ड डीलर, ये अनरजिस्टर्ड डीलर नहीं है, रजिस्टर्ड है, इसके GST नंबर है। ये जो पार्टी उमेश मार्केटिंग, ये अनरजिस्टर्ड नहीं है, इसके GST नंबर है, तो ये रजिस्टर्ड पार्टी है। तो यहाँ पर ये और ये चारों ये जो नेचर हैं ये यहाँ पे नहीं आने। तो अब बचा इंटर स्टेट परचेज नील रेटेड, तो ये नील रेटेड परचेज भी नहीं है, ये परचेज है टैक्सेबल। तो यहाँ पर आएगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। एंटर करेंगे, अब कितना % GST लग रहा है, 18%। तो 18 टाइप करके यहाँ पे एंटर कर देंगे, एंटर एंटर एंटर। और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई सर्विस, एंटर एंटर एंड एंटर। तो यहाँ पर स्कीम एंड डिस्काउंट गिवन IGST @ 18% का लेजर भी यहाँ पे बन चुका है।
तो अब हमें डालनी है टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू है यहाँ पे 2033.88, तो 2033.88 एंड एंटर। अब इसमें लगाना IGST। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे SGST और CGST लगाता हूँ तो यहाँ पर SGST और CGST नहीं लगेगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमने इसका जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन लिया है, यहाँ पे एंटर करता हूँ, मैं वापस बता देता हूँ। इसका जो ये नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन लिया है, इसमें हमने बताया कि ये जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, इसका एंट्री स्टेट परचेज टैक्सेबल, यानी इस पे IGST लगेगा, इस पे SGST और CGST नहीं लगेगा। अगर यहीं पे मैं इसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन परचेज टैक्सेबल कर देता हूं तो इस पर SGST और CGST लग जाएगा। आपको मैं बताता हूं, तो आप देख सकते हो इस पे IGST और CGST यहां पे लग गया है, लेकिन इस पे IGST और CGST लग ही नहीं रहा है, इस पे लग रहा है IGST। तो इसलिए यहां पर इसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है, यहां पे यस करेंगे, इसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाएगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। तो सेव कर देंगे इस एंट्री को और एंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं SGST और CGST जो यहाँ नीचे लगा हुआ था वो हट चुका है। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे IGST। तो जैसे IGST लगाएंगे तो हमारा IGST यहाँ पे लग जाएगा। तो एंटर करेंगे। अब राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ हमें करना है 2399.98। तो यहाँ पर 98 पैसे में 2 पैसे और ऐड कर देंगे तो ये हमारा टोटल बिल जो है वो हो जाएगा 2400 का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी भी टोटल है 2400 रुपये। तो इसको भी मैं कर देता हूँ सेव। एंटर करूंगा, यहाँ पे प्रोवाइड GST डिटेल, इसको करेंगे यस, एंटर। और रीजन फॉर इशूइंग नोट यहाँ पर हम लेंगे अदर्स, एंटर। और डेबिट क्रेडिट नोट नंबर इसका हो जाएगा SCH004, तो यहाँ पे SCH004, एंटर। और डेट हो जाएगी 2/3/2020 एंड एंटर एंटर एंटर। और इसको हम कर देंगे सेव, एंटर। तो देखिए 3 तरह की एंट्री मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। एक एंट्री जिस पर GST नहीं लगता, दूसरी एंट्री जिस पर GST लगता है लेकिन SGST और CGST लगता है, और तीसरी एंट्री जिस पर GST लगता है लेकिन केवल IGST लगता है। तो तीनों की एंट्री किस तरह होगी वो मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पर एक बार मैं नोट्स ओपन करना चाहूँगा और आपको कुछ एक चीज़ और अवेयरनेस बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5% GST लग रहा है, लेकिन इसमें जो 5% GST लग रहा है उसमें लग रहा है IGST 5%, केवल IGST लग रहा है। और एक एंट्री और बताता हूँ आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी 5% GST लग रहा है, लेकिन यहाँ पर SGST और CGST लग रहा है। तो दोनों एंट्रियों में क्या फ़र्क है? एक एंट्री जो है इंटर स्टेट की है और दूसरी एंट्री जो है लोकल की, यानी सेल्फ स्टेट की ही है। तो यहाँ पर जो स्कीम एंड डिस्काउंट के जो लेजर बनेंगे वो दोनों ही अलग अलग बनेंगे। इसका जो लेजर बनेगा उसका लेजर कुछ इस तरह से बनेगा, स्कीम एंड डिस्काउंट गिवन IGST @ 5%, और जिसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाएगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। और इसी तरह इसका जो लेजर बनेगा उसका लेजर बनेगा स्कीम एंड डिस्काउंट गिवन @ 5%, और इसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाएगा केवल परचेज टैक्सेबल। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको अब दिमाग लगाने की जरूरत है। तो शुरू करते हैं चैप्टर 38 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। और इस चैप्टर में हम डेबिट एंड क्रेडिट करने के नियम को सीखने वाले हैं। और इस चैप्टर के बाद में हम हर एक ग्रुप को डिटेल में समझेंगे और उसमें किस तरह से एंट्री की जाती है, किसको डेबिट किया जाता है और किसको क्रेडिट किया जाता है, वो सब कुछ सीखेंगे। और इतना इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि आप लाइफ में कभी भी किसी भी एंट्री को आसानी से डेबिट एंड क्रेडिट कर सकोगे। तो देखते हैं वो कौन से नियम हैं जो समझने में बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं उन 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पर जो हमें हर जगह सिखाए जाते हैं, जिसमें पहला है पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता। और ये नियम कहता है कि पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। दूसरा है रियल अकाउंट यानी वस्तुगत खाता। ये नियम कहता है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र खाता। और ये नियम कहता है कि समस्त खर्चों एवं हानियों को डेबिट करो एंड समस्त आय एवं लाभों को क्रेडिट करो। दोस्तों यही वो रूल्स हैं जो हमें हर जगह सिखाए जाते हैं। अगर आपको ये रूल्स समझ में आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे नज़रिए में ये रूल्स ऑर्डिनरी दिमाग वाले स्टूडेंट को कंफ्यूज करने वाले रूल्स हैं। और इन रूल्स को कितना भी दिमाग में बैठा लो या कितना भी रट लो, लेकिन समझ में नहीं आता है कि आखिर किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा मॉडर्न गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, जिसमें आप किसी भी एंट्री को बड़ी आसानी से डेबिट एंड क्रेडिट करना सीख सकते हैं।
इवन आपको इस हद तक ये रूल समझ में आ जाएगा कि किसी भी एंट्री को डेबिट एंड क्रेडिट करना आपको खेल लगने लगेगा। तो उससे पहले देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। दोस्तों, डेबिट को डेब्टर्स भी कह सकते हैं और डेब्टर्स का मतलब होता है देनदार यानी देने वाला। इसी तरह क्रेडिट को क्रेडिटर्स भी कह सकते हैं और क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार यानी लेने वाला। और जो भी बिजनेस हम करते हैं उसमें केवल ये दो ही चीज़ें होती हैं, या तो कोई हमसे रुपए मांगेगा या हम किसी से पैसे मांगेंगे, यानी या तो हमारा कोई लेनदार होगा या हमारा कोई देनदार होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी एंट्री को डेबिट एंड क्रेडिट क्यों किया जाता है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट करने से हमें यह पता चलता रहता है कि हमारे बिजनेस में कौन हमसे रुपए मांगता है या हम किससे रुपए मांगते हैं। तो इसलिए किसी भी एंट्री को डेबिट एंड क्रेडिट किया जाता है। तो अब जब हम हर जरूरी चीजें जान चुके हैं तो अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ और देखते हैं मॉडर्न गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। कि अकाउंटिंग में जितने भी ग्रुप होते हैं उनका इन चार में से कोई भी एक नेचर होता है। पहला लायबिलिटी, दूसरा एसेट्स, तीसरा एक्सपेंसेस और चौथा इनकम। और इन्हीं चार नेचर ऑफ ग्रुप के बेस पर ही मॉडर्न गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बना है, जो इस प्रकार है। पहला, लायबिलिटी यानी मांगने वाले बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो और घटते हैं तो डेबिट करो। दूसरा, असेट्स यानी हमारी संपत्तियां घटती है तो क्रेडिट करो और बढ़ती है तो डेबिट करो। तीसरा, एक्सपेंसेस यानी व्यापार में होने वाले खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट करो और घटते हैं तो क्रेडिट करो। चौथा, इनकम यानी हमारी आय बढ़ती है तो क्रेडिट करो और घटती है तो डेबिट करो। तो आपको केवल इन चार लाइनों को दिमाग में बिठाना है और आप आसानी से किसी भी एंट्री को डेबिट एंड क्रेडिट कर सकते हो। ये चार लाइनें समझने में बहुत ही आसान है। तो ये चार लाइनें आपको अपने दिमाग में बिठानी है और आप किसी भी एंट्री को आसानी से डेबिट एंड क्रेडिट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आपको और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल, रवि से 5,000 रुपये का माल खरीदा। अब देखिए इस उदाहरण से आपको क्या समझ में आ रहा है। रवि से 5,000 रुपये का माल खरीद रहे हैं, तो रवि हमसे जो माल खरीदा है उसके बदले में 5,000 रुपये लेगा, यानी रवि हमारा लेनदार हो गया। और लेनदार का जो ग्रुप ऑफ नेचर होता है वो होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी लेने वाला या मांगने वाला। तो रवि हमारा लेनदार है, हमसे पैसे मांगेगा, हमारी लायबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। तो नियम ये कहता है कि लायबिलिटी यानी मांगने वाले बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो। तो यहाँ पर रवि को हम क्रेडिट कर देंगे 5,000 रुपये से, ये तो हो गया क्रेडिट। अब देखते हैं डेबिट किसको करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रवि से 5,000 रुपये का माल खरीदा है यानी परचेज किए। परचेज का ग्रुप ऑफ नेचर जो होता है वो होता है एक्सपेंसेस का। और यहाँ पर नियम ये कहता है कि एक्सपेंसेस यानी हमारे खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट करो। तो ऑटोमेटिकली हमारा दूसरा जो लेजर हो जाएगा वो हो जाएगा परचेज अकाउंट, और इसको हम कर देंगे डेबिट 5,000 रुपये से। तो ये सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, रवि 5,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा और परचेज अकाउंट 5,000 रुपये से डेबिट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीली हमें नियम के थ्रू पता चल गया। चलिए अब दूसरी एंट्री देखते हैं। 2,000 रुपये नगद HDFC बैंक में जमा करवाए। अब यहाँ पे देखिए जो लेजर है वो है एक तो नगद यानी कैश और दूसरा है HDFC बैंक यानी बैंक अकाउंट। और ये दोनों ही हमारी संपत्ति है। जो नगद है वो भी हमारी संपत्ति है और जो बैंक बैलेंस है वो भी हमारी संपत्ति है। तो यहाँ पर इस उदाहरण से हमें क्या समझ में आ रहा है कि मान लीजिए मेरे पास 5,000 रुपये नगद थे, उसमें से मैंने 2,000 रुपये बैंक में जमा करवा दिए। तो अब जो नगद है मेरे पास वो घट जाएगा, 5,000 रुपये की जगह 3,000 हो जाएगा। और HDFC बैंक में अगर 10,000 हैं तो 2,000 जमा करवाने के बाद 12,000 हो जाएंगे। तो एक संपत्ति तो मेरी घट रही है और दूसरी संपत्ति मेरी बढ़ रही है। तो अब हमारा नियम क्या कहता है वो देखते हैं। नियम कहता है कि असेट्स यानी हमारी संपत्तियां घटती है तो क्रेडिट करो और बढ़ती है तो डेबिट करो। और यहाँ पर हमारी जो संपत्ति घट रही है वो है कैश की, तो कैश को हम करेंगे क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट 2,000 रुपये, और बैंक अकाउंट हमारा बढ़ रहा है तो HDFC बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये। तो ये दूसरे नियम के थ्रू ये एंट्री हमारी हो जाएगी। अब हम देखते हैं तीसरी एंट्री। 8,000 रुपये नगद दुकान का किराया दिया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दुकान का किराया दे रहे हैं यानी शॉप रेंट।
और कैसे दे रहे हैं, नगद दे रहे हैं। तो शॉप रेंट जो है वो हमारा खर्चा है, और नियम हमारा ये कहता है कि एक्सपेंसेस यानी खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट करो और घटते हैं तो क्रेडिट करो। तो यहाँ पर हमारा दुकान का किराया जो है वो बढ़ रहा है तो हम डेबिट करेंगे शॉप रेंट 8,000 रुपये से, और उसके अपोजिट हम ये 8,000 रुपये दे रहे हैं कैश से। तो हमारे यहाँ पर कैश की जो संपत्ति है वो कम हो रही है। अगर हम किसी को दुकान का किराया नगद देंगे तो हमारे पास जो 8,000 रुपये थे वो हमारे कम हो जाएंगे। तो यहीं पर आप वापस नज़र डालते हैं, नियम कहता है कि असेट्स यानी हमारी संपत्तियां घटती है तो क्रेडिट करो। तो यहाँ पर हमारी संपत्ति घट रही है तो डेबिट हो जाएगा शॉप रेंट और क्रेडिट हो जाएगा कैश अकाउंट 8,000 रुपये से। चौथा नियम और देख लेते हैं, 5,000 रुपये नगद कमीशन प्राप्त हुआ। अब देखिए इस एंट्री को देखने से ही पता चल रहा है कि हमें कमीशन मिल रहा है यानी हमारी इनकम हो रही है, और वो कमीशन हमें मिल रहा है नगद यानी हमारी संपत्ति बढ़ रही है। तो अब हम नियम पर नजर डालते हैं। नियम ये कहता है कि इनकम यानी हमारी आय बढ़ती है तो क्रेडिट करो और घटती है तो डेबिट करो। तो यहाँ पर हमारे कमीशन जो है वो हमारी आय है और कमीशन हमारा बढ़ रहा है, तो कमीशन को हम कर देंगे क्रेडिट 5,000 रुपये से। और उसके अपोजिट आप देखोगे, अब मैं अगर 5,000 रुपये नगद कमीशन मिल रहा है तो हमारी जो कैश संपत्ति है वो बढ़ रही है। तो कैश हमारी संपत्ति है, और ये नियम हमारा दूसरा नियम कहता है कि असेट्स यानी हमारी संपत्तियां घटती है तो क्रेडिट करो और बढ़ती है तो डेबिट करो। तो यहाँ पर हमारी संपत्ति बढ़ रही है तो हम कैश को कर देंगे डेबिट। तो इस तरह ये एंट्री हो जाएगी, कमीशन अकाउंट क्रेडिट टू 5,000 रुपये एंड कैश अकाउंट डेबिट टू 5,000 रुपये। तो दोस्तों सिंपली आपको ये 4 नियम जो हैं वो पता होने चाहिए, और उसके साथ ही साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा लेज़र हमारी लायबिलिटी है, कौन सा लेज़र हमारी असेट्स है, कौन सा लेज़र हमारा खर्चा है और कौन सा लेज़र हमारी इनकम है। अगर ये आपको पता है तो आप आसानी से किसी भी एंट्री को डेबिट एंड क्रेडिट कर सकते हो। और आगे आने वाले जितने भी चैप्टर हैं उन सब में मैं आपको हर एक ग्रुप के बारे में बताऊंगा कि कौन सा ग्रुप लायबिलिटी है, कौन सा ग्रुप असेट्स है, कौन सा ग्रुप एक्सपेंसेस है और कौन सा ग्रुप इनकम है, ताकि आपको एंट्री करने में और डेबिट एंड क्रेडिट को समझने में आसानी हो सके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एकदम अच्छे से आपको समझाया है इजी लैंग्वेज में। अगर आप इस चैप्टर के पीडीएफ में नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आगे आने वाले जितने भी चैप्टर हैं उसमें हम हर एक ग्रुप को डिटेल में समझेंगे, एक एक ग्रुप को डिटेल में समझेंगे। कौन सा ग्रुप लायबिलिटी होता है, कौन सा ग्रुप असेट्स होता है, कौन सा ग्रुप इनकम का होता है और कौन सा ग्रुप एक्सपेंसेस का होता है। ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले चैप्टर में सीखेंगे, और हर एक ग्रुप में कौन कौन से लेज़र बनते हैं ये भी सीखेंगे, उसमें कौन कौन सी एंट्री होती है ये भी सीखेंगे, और उस एंट्री को डेबिट एंड क्रेडिट किसे किया जाता है ये भी सीखेंगे। और एक नया बिजनेस जब शुरू होता है तो उसमें सबसे पहली एंट्री कौन सी की जाती है, किस तरह से एक नया बिजनेस शुरू होता है, उस तरीके से हम आने वाले चैप्टर में सीखेंगे, ताकि आपको एकदम गहरा नॉलेज अकाउंटिंग का हो जाए। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कैपिटल अकाउंट ग्रुप के साथ में। अब कैपिटल अकाउंट ग्रुप क्या है और इसमें कौन कौन से लेज़र बनते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट कैसे किया जाता है, ये सब हम आगे चैप्टर में सीखते हैं। देखिए कैपिटल का हिंदी में मतलब पूंजी होता है। जब भी कोई व्यापारी जिन रुपयों से नया व्यापार शुरू करता है उसे कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल की शॉप ओपन करने के लिए मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है जो मैंने अपनी बचत से लगाए, तो ये 5 लाख रुपए मेरी कैपिटल कहलाते हैं। आसान वर्ड में कहूँ तो मेरी पावर या मेरी स्ट्रेंथ। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझा देता हूँ। मान लीजिए एक मोबाइल का शोरूम ओपन करने के लिए मुझे 15 लाख रुपए की ज़रूरत है और मैंने 15 लाख रुपए अरेंज भी कर लिए, बिजनेस में भी लगा दिए और बिजनेस शुरू भी कर दिया। लेकिन ये 15 लाख रुपए आए कहाँ से, इस पर एक नज़र डालते हैं। 5 लाख रुपए मैंने अपनी बचत के लगा दिए। जो मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े थे वो मैंने लगा दिए। बिजनेस को शुरू करने के लिए 15 लाख रुपए की जरूरत है, मेरे पास केवल 5 लाख रुपए हैं। इसके अलावा 5 लाख रुपए का HDFC बैंक से लोन ले लिया बिजनेस शुरू करने के लिए, और 5 लाख रुपए मैंने अपने किसी दोस्त से लोन ले लिया। तो इस तरह 15 लाख रुपए का अरेंज हुआ, जिसमें 5 लाख रुपए मेरे खुद के रुपए थे,
5 लाख रुपए HDFC बैंक से लोन लिया और 5 लाख रुपए मैंने अपने दोस्त से लोन लिया। तो यहाँ पर 15 लाख रुपए से व्यापार तो शुरू हुआ है, लेकिन 5 लाख रुपए ही मेरी कैपिटल है, बाकी के 5 लाख रुपए बैंक का लोन है और एक 5 लाख रुपए दोस्त से लिया गया लोन है। तो खुद के जिन रुपयों से व्यापार शुरू किया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं दूसरी जगह से पैसे लाते हैं, लोन लेते हैं या दोस्त से लोन लेते हैं तो वो कैपिटल नहीं कहलाता है। तो पहली बात, व्यापारी जिन रुपयों से व्यापार शुरू करता है उसका लेजर कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में बनता है। और दूसरी बात, व्यापारी जब बिजनेस के खर्चों के अलावा जब भी बिजनेस से अपने खुद के खर्च के लिए पैसे लेता है तो उन सभी के लेजर भी इस ग्रुप में बनाए जाते हैं, जो कुछ इस तरह से हैं। पहला, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो वही हो गया जिन रुपयों से व्यापार शुरू किया गया है, इसका ग्रुप हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। दूसरा है ड्राइंग्स। जिस तरह बिजनेस में स्टाफ को सैलरी दी जाती है, बिल्कुल उसी तरह जो बिजनेस का मालिक है उसे भी घर चलाने के लिए रुपयों की जरूरत पड़ती है। और व्यापारी खुद अपने बिजनेस से जो मंथली रुपए लेता है उसे ड्राइंग्स कहते हैं, यानी उसे उसका पर्सनल खर्चा कहते हैं, जो भी कैपिटल अकाउंट ग्रुप में जाता है। इसी तरह LIC, व्यापारी जो भी पैसा LIC में इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल अकाउंट से कम किया जाता है। LIC को व्यापारी का पर्सनल खर्चा माना जाता है। इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस, तो व्यापारी जो भी हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल से कम किया जाता है और हेल्थ इंश्योरेंस को भी व्यापारी का पर्सनल खर्चा माना जाता है। इसी तरह इनकम टैक्स पेड, व्यापारी जितने रुपए भी इनकम टैक्स के पेड करता है वो सभी कैपिटल से कम होते हैं। इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंसेस कहलाता है। इसी तरह स्कूल फीस, अगर व्यापारी ने अपने बच्चों की स्कूल फीस बिजनेस से दी है तो ये भी व्यापारी का पर्सनल एक्सपेंसेस है और इसका लेजर भी कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में बनता है। तो इसी तरह और भी खर्चे होते हैं जो व्यापारी के पर्सनल खर्चे होते हैं और वो सभी खर्चे कैपिटल अकाउंट ग्रुप से कम होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट ग्रुप का नेचर क्या होता है। कैपिटल अकाउंट ग्रुप का नेचर लायबिलिटी का होता है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी के साइड में शो होता है। तो एंट्री को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक नई कंपनी बनाई है जिसका नाम है डेमो कंपनी और GST फीचर्स को मैंने एक्टिवेट कर लिया है। अगर आपको नहीं पता है कि नई कंपनी कैसे बनाते हैं तो उसके लिए आप चैप्टर 9 देख सकते हैं और GST फीचर्स को कैसे एक्टिवेट करते हैं उसके लिए आप चैप्टर 11 देख सकते हैं। दोनों ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर मैं केवल एक ही तारीख का यूज करूंगा, वो है 1 अप्रैल 2019। तो हमें यहाँ पर डेट से कोई मतलब नहीं है, हमें सीखना है कि कोई भी एंट्री किस तरह की जाती है। सबसे पहले हम कैपिटल की एंट्री करना सीखेंगे। तो यहाँ पर नोट्स भी मैंने तैयार किए हैं, इसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कैपिटल अकाउंट और पहली एंट्री कुछ इस तरह से है। सलमान ने 1 लाख रुपए नगद से व्यापार शुरू किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन रुपयों से व्यापार शुरू किया जाता है उसको कैपिटल अकाउंट कहते हैं, जिसकी पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर आपको एक चीज दिमाग में बैठानी है कि यहाँ पर सलमान और डेमो कंपनी ये दोनों अलग अलग हैं। यानी सलमान जो है वो अलग है और डेमो कंपनी जो है वो भी अलग है। तो अब हम किसी भी एंट्री को करने के लिए सीधा जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। मैं अकाउंटिंग वाउचर में एंटर करूंगा। वाउचर ओपन है यहाँ पर पेमेंट का। अब सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये एंट्री किस वाउचर में होगी। तो इसके लिए एक ही बात दिमाग में बिठा लीजिए, जब भी व्यापार में पैसे आते हैं, चाहे वो नगद के रूप में आए या फिर बैंक में आए, जब भी व्यापार में पैसे आते हैं उसकी एंट्री रिसिप्ट के वाउचर में होती है। तो यहाँ पर हम रिसिप्ट का वाउचर ओपन करेंगे F6। तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले बताना है कि ये जो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ सलमान ने 1 लाख रुपए नगद से व्यापार शुरू किया, तो सलमान अपनी कैपिटल से ये रुपए लेके आ रहा है। तो नया नया बिजनेस शुरू हुआ है और इस बिजनेस को रुपयों की जरूरत है। और कोई भी व्यापार अगर हम नया नया शुरू करते हैं उसमें पैसों की जरूरत पड़ती है, चाहे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जितने भी अपने पास होते हैं वो हमारी कैपिटल है और बाकी का जो हम जरूरत पड़ती है तो लोन भी लेते हैं। तो सबकी एंट्री में आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। तो यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे हम Alt+C करके और यहाँ पर हम लिखेंगे सलमान कैपिटल अकाउंट। तो इस लेजर का नाम हो जाएगा कि ये जो कैपिटल अकाउंट है वो सलमान का है। सलमान कौन है? इस कंपनी का प्रोप्राइटर है। एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे तो ग्रुप इसका कैपिटल अकाउंट ही आएगा।
तो हम यहाँ पर कुछ भी बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर अगर हम चाहें तो सलमान का एड्रेस डाल सकते हैं, डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे। और यहाँ पर हम अननोन कर देंगे, रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पर अननोन कर देंगे। तो इसको कर देंगे हम एज इट इज सेव। तो यहाँ पर सलमान कैपिटल अकाउंट का जो लेजर है वो बन गया है। अब हमें बताना है कि जो सलमान के कैपिटल अकाउंट से आप कितने रुपए लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं डालूंगा 1 लाख रुपए एंड एंटर। और अब यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो कैपिटल अकाउंट के पैसे आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, नगद आ रहे हैं या फिर बैंक में आ रहे हैं। तो ये पैसे नगद में आ रहे हैं तो हम यहाँ पर कैश का लेजर जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब कैश का लेजर देखिए ऑलरेडी बना हुआ होता है, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पर लिस्ट में ऑलरेडी आ रहा है। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा एंटर। तो 1 लाख रुपए कैपिटल अकाउंट से अब कैश में आ गए। तो यहाँ पर अब मैं करूंगा एंटर। अब यहाँ पर आप देखिए नरेशन डाल सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी नरेशन डाल सकते हैं, डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं नरेशन डाल देता हूं, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल फंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नरेशन डाल दिया अपनी लैंग्वेज में, आपको जो अच्छा लगता है वो लैंग्वेज आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी बंदिश नहीं है। एंटर करूंगा, तो जैसे एंटर कर दूंगा मेरी ये एंट्री सेव हो जाएगी। इस एंट्री को सेव करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये एंट्री डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। देखिए कैपिटल का जो नेचर होता है वो लायबिलिटी का होता है, यानी कैपिटल जो होती है वो हमारी लायबिलिटी होती है, और कैश जो है उसका नेचर होता है असेट्स का, यानी संपत्ति का। तो यहाँ पर लायबिलिटी और असेट्स दो वर्ड इंक्लूड है। अब इनका नियम क्या है, इनका नियम है लायबिलिटी जब बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करो, और असेट्स जब बढ़ती है तो उसको डेबिट करो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लायबिलिटी ऑटोमेटिक क्रेडिट हो रही है, और हमारी असेट्स जो संपत्ति है कैश वो बढ़ रही है, तो वो यहाँ पर डेबिट हो रही है। तो डेबिट एंड क्रेडिट नियम के अकॉर्डिंग भी ये एंट्री हमारी एकदम सही है, तो इसको हम करेंगे एंटर, और ये एंट्री हमारी हो जाएगी सेव। तो इसी तरह बाकी की दोनों एंट्री हम कर लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ सलमान ने 30,000 रुपए नगद से व्यापार शुरू किया, तो वापस अब हम लेजर नहीं बनाएंगे, तो ऑलरेडी हमने बना लिया है। तो यहाँ पर हम सलमान कैपिटल अकाउंट और अब डालेंगे 30,000 रुपए, और यहाँ पर ये फिर से हम ले लेंगे कैश, एंटर एंड एंटर। अब नरेशन देखिए हमने पिछली बार टाइप किया था, अब उसी को हमें रिपीट करना है। तो यहाँ पर मैं Ctrl+R दबाऊंगा तो मेरा नरेशन ऑटोमेटिक रिपीट हो जाएगा। इस एंट्री को भी मैं कर दूंगा सेव, एंटर। फिर से मैं एक एंट्री और कर देता हूँ, तीसरी एंट्री जो है 20,000 रुपए की, एंटर एंड एंटर। फिर से कैश ही हमने व्यापार में लेकर के आए हैं, एंटर करेंगे, और फिर यहाँ Ctrl+R प्रेस करेंगे, फिर से नरेशन रिपीट हो जाएगा। इस एंट्री को हम कर देंगे सेव। तो अब यहाँ पर ये जो हमने एंट्री की है उससे क्या हुआ है, उससे बैलेंस शीट तैयार होती है। तो यहाँ पर मैं गेटवे ऑफ टैली पर आऊंगा और यहाँ पर बैलेंस शीट में आकर के आपको एंटर करूंगा, और इसको करूंगा मैं डिटेल्ड में, जिसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ डिटेल, जिसका शॉर्टकट है Alt+F1। तो यहाँ पर ये डिटेल्ड में कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें देखिए आप लायबिलिटी की साइड में भी 1.5 लाख रुपए आ गए और असेट्स की साइड में भी 1.5 लाख रुपए आ गए। तो अभी हमने 3 ही एंट्रियां की है, और वो तीनों एंट्री थी कैपिटल की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सलमान के कैपिटल अकाउंट में 1.5 लाख रुपए हैं, और यहाँ पर कैश इन हैंड 1.5 लाख रुपए हैं। तो इसी तरह हर एक एंट्री करने के बाद मैं आपको बैलेंस शीट बताऊंगा, और उसमें ये देखेंगे कि जब भी हम कोई एंट्री करते हैं तो उसका बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ता है और बैलेंस शीट कैसे तैयार होती है। तो ये एक एंट्री हमने कर ली है। अब हमारे पास 1.5 लाख रुपए कैश यहाँ पर आ गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे। सलमान का किसी भी बैंक में खाता नहीं है, अब बिजनेस हमें करना है तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि बैंक अकाउंट क्या होता है और उसकी एंट्री कैसे होगी। देखिए बैंक अकाउंट जो है वो 2 तरह के होते हैं, पहला बैंक सेविंग अकाउंट और दूसरा बैंक करंट अकाउंट। अब इन दो के अलावा भी बैंक में और दूसरे अकाउंट हो सकते हैं, जैसे बैंक एफडी अकाउंट, बैंक आरडी अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट और बैंक ओडी अकाउंट एंड बैंक ओसीसी अकाउंट। लेकिन ये बैंक अकाउंट नहीं होते हैं। बैंक अकाउंट का मतलब होता है ऐसा खाता जिसमें हम पैसे जमा करवाते हैं और निकलवाते हैं, जिसमें हम कभी भी कुछ भी लेन देन कर सकते हैं। तो अब सिंपली मैं आपको सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या फर्क होता है वो बता देता हूँ। सेविंग अकाउंट किसी इंडिविजुअल पर्सन यानी किसी व्यक्ति के नाम पर होता है। मान लीजिए आप किसी कंपनी का अकाउंटिंग का वर्क करते हैं और उसका प्रोप्राइटर का नाम है सुनील कुमार, तो सेविंग अकाउंट जो है उनके पर्सनल नाम से होगा, सुनील कुमार के नाम से। और जबकि करंट अकाउंट फर्म के नाम पर होता है, यानी जिस कंपनी का आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए उस कंपनी का नाम है सुनील ट्रेडिंग कंपनी, तो करंट अकाउंट भी सुनील ट्रेडिंग कंपनी के नाम से होगा।
सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करवाने की एक लिमिट होती है। बचत से ज़्यादा पैसा जमा करवाने पर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, जबकि करंट अकाउंट में आप कितना भी पैसा बैंक में जमा करवा सकते हैं अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग। यानी आपके बिजनेस में ज़्यादा कैश पैसा आता है तो ज़्यादा जमा करवा सकते हैं, कम आता है तो कम जमा करवा सकते हैं। सेविंग अकाउंट में जमा पैसे पर हमें ब्याज मिलता है, जबकि करंट अकाउंट में जो पैसे जमा होते हैं उन पर कोई भी ब्याज नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट में बैंक द्वारा पासबुक दी जाती है, जबकि करंट अकाउंट में पासबुक की जगह बैंक स्टेटमेंट दिया जाता है। तो ये तो फर्क होता है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में। अब मैं आपको बताता हूं कि बैंक अकाउंट के ग्रुप में कौन कौन से लेजर बनेंगे। तो मैं सिंपली आपको ये बता देता हूं कि किसी भी बैंक का सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट, उसका लेजर बैंक अकाउंट के ग्रुप में बनाया जाता है, चाहे वो HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, IDBI बैंक हो या कोई भी दूसरी बैंक हो। मान लीजिए किसी का HDFC बैंक में सेविंग अकाउंट है तो लेजर बनाना चाहिए HDFC बैंक सेविंग अकाउंट, और अगर HDFC बैंक में करंट अकाउंट है तो कुछ इस तरह से लेजर बनाना चाहिए HDFC बैंक करंट अकाउंट, और इन दोनों का ग्रुप हो जाएगा बैंक अकाउंट। और लेजर बनाते वक्त जो एडिशनल डिटेल पूछता है, जैसे अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस, ये भी आपको डाल देना चाहिए। अब बैंक के अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है, जैसे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर यहाँ पर भी आपका सेविंग अकाउंट है तो उसका लेजर भी बैंक अकाउंट के ग्रुप में बनता है। तो दोस्तों ये दो ही तरह के अकाउंट है जिनका लेजर बैंक अकाउंट के ग्रुप में बनता है। अब बाकी के जो बैंक के दूसरे अकाउंट हैं, जैसे FD अकाउंट, RD अकाउंट, OD अकाउंट, OCC अकाउंट, लोन अकाउंट, इनका लेजर कौन से ग्रुप में बनता है वो हम आगे सीखेंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि बैंक अकाउंट ग्रुप का जो नेचर होता है वो क्या होता है। देखिए, आपका चाहे किसी भी बैंक में अकाउंट है, चाहे वो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, अगर आप उसमें पैसा जमा करवाते हो तो वो पैसा हमारा है, हमारी संपत्ति है, उन पैसों पर हमारा हक है। इसलिए बैंक अकाउंट का जो नेचर होता है वो एसेट्स का नेचर होता है, और बैलेंस शीट के एसेट की साइड में बैंक अकाउंट ग्रुप शो होता है। तो दोस्तों कैपिटल हम लेकर के आ गए 1.5 लाख रुपए। अब उसी कैपिटल से हम, हमारे पास जो बिजनेस में 1.5 लाख रुपए आए हैं, उसी से हम बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, क्योंकि हमें लेन देन करने के लिए बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो किसी भी एंट्री को करने के लिए हम सीधा जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पर वाउचर ओपन है रिसिप्ट का। तो अब यहाँ पर मैं नोट्स पे आपको पहले बता देता हूँ। नोट्स में जैसे ये अब लिखा हुआ है बैंक अकाउंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 रुपये नगद से HDFC बैंक में करंट अकाउंट खुलवाया। यानी हमने एक HDFC बैंक में एक करंट अकाउंट खुलवा लिया। जो हमारे पास 1.5 लाख रुपए बिजनेस में आए हैं उसमें से 10,000 रुपये हमने बैंक में जमा करवा दिया, और जैसे ही बैंक में हमने जमा करवाए हमारा करंट अकाउंट भी खुल गया। तो इसकी एंट्री किस तरह करेंगे वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर टैली में मैं आ रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कैश और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी जब हमारे ही किसी बैंक अकाउंट और हमारे ही कैश संपत्ति में जब ट्रांजैक्शन होते हैं बीच में, तो एंट्री केवल काउंटर वाउचर में होती है, उसके अलावा कोई दूसरे वाउचर में नहीं होती है। तो जब भी इस तरह की एंट्री होती है, जब भी हम अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा करवाते हैं या बैंक अकाउंट से पैसा निकलवाते हैं, तो उसकी एंट्री काउंटर वाउचर में होती है। तो यहाँ पर मैं F4 दबा करके काउंटर वाउचर को ओपन कर लूंगा। अब यहाँ पर सवाल यह है कि किसको डेबिट किया जाए और किसको क्रेडिट किया जाए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास कैश पैसा है वो बैंक में जमा करवा रहे हैं। तो जो कैश पैसा हमारे पास है वो भी हमारी संपत्ति है, और अगर हम उसको बैंक में जमा करवा देंगे तो वो भी हमारी संपत्ति है। बस बात ये है कि अभी हमारे पास कैश था और अब वो बैंक में चला गया, तो यानी हमारे दोनों ही लेजर जो है वो दोनों हमारी संपत्ति है। तो इसके लिए हम देखेंगे ये वाला नियम, जो नियम कहता है असेट्स यानी संपत्ति जब घटती है तो क्रेडिट करो और बढ़ती है तो डेबिट करो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैश हमारे पास 1.5 लाख रुपए अभी पड़ा है, और 1.5 लाख रुपए से हम 10,000 रुपये जो है उसमें जमा करवा देंगे बैंक में, तो हमारी 10,000 रुपये की कैश जो है वो घट जाएगी, यानी 10,000 रुपये कम हो जाएंगे। तो और नियम ये कहता है कि संपत्ति जब घटती है तो क्रेडिट करो। तो कैश घट रहा है तो कैश को हम करेंगे क्रेडिट, यहाँ पर कैश का लेजर लेंगे, एंटर कर देंगे। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे पास कैश अभी अवेलेबल है 1.5 लाख रुपए, जो हम कैपिटल से लेकर के आए। तो जैसे ही अब हम इसमें से 10,000 रुपये जमा करवा देंगे तो अब हमारे पास कैश जो है 1,40,000 रुपये हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 10,000 रुपये लिख करके जैसे ही एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैश मेरा जो हो गया 1,40,000। अब मैं एंटर करूंगा। अब ये 10,000 रुपये जो जा रहे हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं, अब हमें डेबिट करना है।
तो हमारे यहाँ पर संपत्ति बढ़ रही है बैंक की, और वो बैंक कौन सा है? एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट। तो अभी यहाँ पर आपको लेजर नहीं दिखेगा क्योंकि हम पहली बार लेजर बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमें लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं Alt C करूंगा और यहाँ पर लेजर बनाऊंगा एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एंटर करूंगा और एंटर करूंगा। अब यहाँ पर इसका ग्रुप लेना है, इसका ग्रुप आएगा बैंक अकाउंट, क्योंकि ये एचडीएफसी बैंक जो है वो हमारा बैंक अकाउंट है। तो यहाँ पर मैं ग्रुप ले लूंगा बैंक अकाउंट एंड एंटर। तो यहाँ पर आपके पास जो भी डिटेल अवेलेबल है, जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम और ब्रांच, वो डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, मैं कोई डिटेल यहाँ पर नहीं डाल रहा। तो एंटर करता हूँ, एंटर। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है सेट चेक बुक और सेट चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, इस पर मैं एक पूरा नया टॉपिक बनाऊंगा कि ये कहाँ पर किस तरह यूज होता है। तो अभी इसको हम नो ही रखेंगे, अभी हमें केवल एंट्री करना सीखना है। तो यहाँ पर मैं एंटर करूंगा और यहाँ पर आप चाहें तो बैंक का एड्रेस डाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं एंटर करूंगा, कुछ भी नहीं डाल रहा, और यहाँ पर आप चाहे तो बैंक के जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। तो एंटर करता हूँ। तो इस लेजर को मैं कर दूंगा सेव एंड एंटर। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास 10,000 रुपये जो कैश थे वो मैंने बैंक में डलवा दिए। तो जो 1.5 लाख रुपए कैश थी वो तो हो गई 1,40,000, और बैंक में मेरा कुछ भी नहीं था, बैंक में मेरा आ गए हैं 10,000 रुपये। तो अब यहाँ पर एंटर करूंगा मैं, और यहाँ पर आप कुछ एडिशनल डिटेल डाल सकते हैं, जैसे ये आपने पैसे जमा करवाए हैं, उसमें 2,000 के कितने नोट थे, 1,000 के कितने थे, 500, 200, 100, ये नोट कितने थे। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ भी डिटेल नहीं डाल रहा हूँ, अभी केवल हमें एंट्री करना सीखना है। तो इसको मैं करूँगा कंट्रोल ए, इसको भी कर दूंगा कंट्रोल ए। अब यहाँ पर नरेशन आप चाहे तो डाल सकते हैं कैश डिपॉजिट टू बैंक, आप ये नरेशन डाल सकते हैं, ब्लैंक भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं करूंगा एंटर एंड एंटर। तो ये मेरी कैश डिपॉजिट की एंट्री हो गई। जैसे ही मैंने कैश जमा करवा दिया, मेरा करंट अकाउंट भी यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो अगली एंट्री देखते हैं, अगली है 40,000 रुपये नगद एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट में जमा करवाए। तो फिर से अब हमने अकाउंट खुलवा लिया और 40,000 रुपये और हम एचडीएफसी बैंक में जमा करवा रहे हैं और एचडीएफसी बैंक के करंट अकाउंट में जमा करवा रहे हैं। तो वापस आऊंगा, कॉन्ट्रा में एंट्री होगी, फिर वही नियम काम आएगा, जब भी संपत्ति यानी असेट्स घटती है तो क्रेडिट करो। यहाँ पर हमारा कैश घट रहा है तो कैश को हम करेंगे क्रेडिट। तो कैश एंड एंटर। कितने रुपए कम हो रहे हैं? 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये जैसे ही मैं बैंक में डिपॉजिट करवा दूंगा, तो अब जो पैसा मेरे पास 1,40,000 है वो अब 1 लाख रुपए ही रह जाएगा। तो यहाँ पर मैं करूंगा एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे 1 लाख रुपए ही कैश बच जाएगा, और ये 40,000 रुपये हम एचडीएफसी बैंक के करंट अकाउंट में जमा करवा रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही जमा करवा दूंगा, एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो हो जाएगा 50,000 रुपये। 10,000 हमने पिछली एंट्री में जमा करवाए और 40,000 और जमा करवा रहे। तो यहाँ पर एंटर करूंगा, एंटर, और इस डिटेल को कुछ भी नहीं करूंगा, कंट्रोल ए करके सेव कर दूंगा। और यहाँ पर नरेशन में फिर कंट्रोल प्लस आर दबाऊंगा तो पिछला नरेशन रिपीट हो जाएगा, कंट्रोल आर। तो कैश डिपॉजिट टू बैंक, एंटर एंड एंटर। तो इस तरह दूसरी एंट्री हो जाएगी। तो अब तीसरी एंट्री 5,000 रुपये नगद से एचडीएफसी बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाया। तो अब ये अकाउंट दूसरा है, वो करंट अकाउंट था, ये सेविंग अकाउंट है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से क्रेडिट करेंगे कैश को, एंटर। 5,000 रुपये हम जमा करवा रहे हैं तो 5,000, जैसे एंटर करूंगा तो 1 लाख रुपए की जगह अब मेरे 95,000 रुपये हो जाएंगे। तो एंटर करूंगा एंड एंटर। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट, लेकिन इस बार हम एचडीएफसी बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करवा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर नया लेजर बनाएंगे, Alt C, एचडीएफसी बैंक सेविंग अकाउंट, एंटर एंड एंटर। तो ये भी हमारा बैंक अकाउंट है, तो ग्रुप हम बैंक अकाउंट ही रखेंगे। तो यहाँ पर फिर से आप बैंक की डिटेल डाल सकते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट का अकाउंट नंबर क्या है, उसका आईएफएससी कोड क्या है, बैंक का नाम और ब्रांच। तो यहाँ पर मैं एक बार क्या ब्लैंक कर देता हूँ और इन ऑप्शन को भी नो रखूंगा, और यहाँ पर हम चाहे तो इस बैंक का एड्रेस डाल सकते हैं और यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। तो एंटर करके मैं फिलहाल इसको यहीं पर सेव कर देता हूँ, एंटर। तो यहाँ पर अब की बार मैंने क्या किया, 5,000 रुपये एचडीएफसी बैंक के सेविंग अकाउंट में जमा करवाए हैं। तो एंटर करूंगा और इस डिटेल को भी एज इट इज रहने दूंगा, और यहाँ पे फिर से कंट्रोल प्लस आर दबाऊंगा तो मेरा नरेशन रिपीट हो जाएगा। फिर एंटर करता हूँ एंड एंटर। तो तीसरी एंट्री भी मैंने कर ली, चौथी एंट्री और कर लेता हूँ। 5,000 रुपये नगद एचडीएफसी बैंक सेविंग अकाउंट में जमा करवाए। तो 5,000 रुपये और मैं एचडीएफसी बैंक के सेविंग अकाउंट में जमा करवाता हूँ। तो फिर से यहाँ पे कैश को क्रेडिट करूंगा, अमाउंट डाल दूंगा 5,000 रुपये। तो अब देखिए 95,000 रुपये कैश जो थे वो अब हो जाएंगे 90,000, एंटर। और ये फिर से मैं जमा करवा रहा हूँ सेविंग अकाउंट में। अब देखिए यहाँ पर मेरे 2 अकाउंट बन चुके हैं, एक है करंट अकाउंट और एक है सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो पैसे जमा हो रहे हैं वो करंट अकाउंट में हो रहे हैं या सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में जमा करवा रहा हूँ, एंटर करूंगा, एंटर एंटर एंड इसको कंट्रोल ए एंड कंट्रोल ए। यहाँ पर कंट्रोल प्लस आर दबाऊंगा जिससे मेरा नरेशन रिपीट हो जाएगा, एंटर एंड एंटर।
तो ये मेरी केस जो मैंने बैंक में जमा करवाए वो एंट्री भी हो जाएगी। तो यहाँ पर बैलेंस शीट को मैं ओपन करूंगा, एंटर, और यहाँ पर फिर से डिटेल पे मैं करूंगा Alt+F1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछली बार भी हमारे पास लायबिलिटी जो 1.5 लाख की थी और एसेट जो थी वो भी 1.5 लाख की थी। लेकिन जब हमने कैपिटल की एंट्री की थी तो सलमान ने जो कैपिटल लेके आया था वो पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए कैश लेके आया था। तो अब हमने क्या किया, जो कैश हमारे पास थी उससे हमने बैंक में अकाउंट खुलवाया। तो 1.5 लाख रुपए में से अब हमारे पास कैश रह गई है 90,000 रुपये, जिसमें से 50,000 रुपये हमने HDFC बैंक के करंट अकाउंट में जमा करवा दिए और 10,000 रुपये हमने HDFC बैंक के सेविंग अकाउंट में जमा करवा दिए। तो अगर मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट में आकर के एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर HDFC बैंक करंट अकाउंट में पड़े हैं मेरे 50,000 रुपये और HDFC बैंक के सेविंग अकाउंट में पड़े हैं मेरे 10,000 रुपये। तो ओवरऑल हमारी संपत्ति जो है वो उतनी की उतनी है 1.5 लाख रुपए। इससे पहले हमारे पास पूरे के पूरे 1.5 लाख रुपए नगद में थे, अब हमारे पास 90,000 रुपए नगद हैं और 60,000 रुपए बैंक में पड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कैपिटल की एंट्री भी कर दी और बैंक में अकाउंट खुलवाना था, हमने बैंक में अकाउंट भी खुलवा दिया। लेकिन 1.5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू नहीं होगा, अभी हमें और रुपयों की जरूरत है। सलमान के पास जितने रुपए थे वो लेकर के आ गया, अब वो क्या करेगा, अब वो लेगा बैंक से लोन और अपने दोस्तों से लोन लेगा। तो अब देखते हैं लोन क्या होता है, किस किस तरह का होता है और कौन से लोन में किस तरह की एंट्री की जाती है, वो अब हम देखते हैं।